दोस्तों, आज की कहानी है बहू किसके साथ काला मुंह करके आई हो। ये मेरा पोता नहीं हो सकता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। इतना बड़ा कलंक उसकी आत्मा चित्कार उठी थी। वह समझ गई कि अब कुछ कहने सुनने को रहा नहीं। उसने नजर भर के बेटे को देखा और आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हुई भाई का हाथ पकड़कर चली गई। नन्हा आंसू सब देखकर संगीता माँ उसे छोटा भाई देने वाली थी, तो फिर क्यों चली गई। कुछ दिनों के बाद सब कुछ ऐसे चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। आंसू की देखभाल के लिए घर में नौकर आया को रख दिया गया और मिथिलेश पहले जैसे लोगों से मेल मिलाप करने लगे। जानकी का 7वां महीना चल रहा था। उसने अपने भाई से कहा कि घर न सही, अपने आंसू से स्कूल में तो मिल ही सकती हो। मामा के साथ माँ को देखकर आंसू बहुत खुश हुआ और इस तरह से माँ बेटे मिलते रहे। कुछ महीनों के बाद माँ के साथ अपने छोटे भाई को देखकर आंसू को लगा जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। मिथिलेश बाबू ने एक बार भी जानकी की खोज खबर नहीं ली। 10वीं के बाद आंसू पढ़ने के लिए शहर चला गया। जानकी वहाँ भी आंसू से मिलने जाती रही। आंसू का इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर था और उसके छोटे भाई निशांत का 10वीं बोर्ड। तभी जानकी अंतिम बार आंसू से मिलकर बोली थी कि कल मैं ना रहूं तो अपने भाई का हाथ कभी नहीं छोड़ना और निशांत के बारे में अपने पिता को कभी मत बताना। ऊपर से हंसने वाली जानकी को पति द्वारा लगाया गया चरित्र पर कलंक अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जो अब एक बीमारी का रूप ले लिया था। भाई के हाथ में निशांत की जिम्मेदारी सौंपकर वह दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई। आंसू शहर में ही नौकरी करने लग गया। मिथिलेश बाबू तो सीना तानकर सबसे कहते कि मेरा बेटा इंजीनियर है। साल बीते बीते उन्होंने अपने परिचित की सुपुत्री अंकिता से उसका विवाह करा दिया। कुछ दिनों के बाद बेटा बहू शहर चले गए और वह भी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। 6-8 महीने में आंसू आकर पिता से मिल लेता। कभी कभी मिथिलेश बाबू भी शहर चले जाते। बीए की पढ़ाई के साथ साथ निशांत बैंकिंग की भी तैयारी कर रहा था। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग आंसू के ही शहर में हो गई। जब भी समय मिलता दोनों भाई रेस्तरां अथवा मॉल में मिल लेते। मिथिलेश बाबू सोचने लगे कि एक पैर यहाँ और एक पैर शहर में रखने से अच्छा है कि शहर में ही एक बड़ी कोठी लेकर बेटे बहू के साथ रहा जाए। आंसू ने भी हामी भर दी। खेती के काम अपने परिचित को सौंपकर वे शहरी जीवन का आनंद उठाने लगे। एक दिन वे चेक जमा करवाने के लिए बैंक गए तो निशांत ने आकर पूछा, मैं आई हेल्प यू सर। और उसे देखकर मिथिलेश बाबू शंकित रह गए। ये तो हूँ बहू, मेरी शक्ल है, इसका मतलब ये मेरा बेटा है। वो जानकी उन्होंने तुरंत उससे नाम पूछा और जब परिचय जाना चाहा तो वह आता हूँ कहकर वहां से चला गया। जिस पिता ने जन्म से पहले ही अपनी संतान को त्याग दिया हो, उसे अपना परिचय बताने से क्या फायदा। अब वे जानकी
से मिलना चाहते थे। वे भूल गए थे कि जहाँ पल पल दुनिया बदलती है वहाँ 25 सालों में क्या कुछ नहीं बदला होगा। पत्नी से मिलने की उत्कंठता में उनके बूढ़े शरीर में गजब की फुर्ती आ गई थी। बेटे को काम का बहाना बनाकर वे अपने ससुराल चले गए, जहाँ पर बड़ा सा ताला लटका देख उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। फिर भवानी के यहाँ गए, जहाँ पता चला कि भवानी अपना सब कुछ बेचकर वर्षों पहले ही कहीं चला गया था। किस्मत का ये कैसा खेल है कि जब उनके पास सब कुछ था तब उन्हें कदर नहीं की और अब उसी के लिए मारे मारे फिर रहे थे। निशांत उन्हीं का बेटा है, वो आंसू का छोटा भाई है, लेकिन वह ये बात कैसे किसी को कहे। सवालों के कटघरे में तो उन्हीं को खड़ा होना पड़ता। वे गाए बेगाए बैंक जाकर निशांत से मिलने का प्रयास करते रहते। एक दिन आशुतोष अपनी बीवी बच्चों के साथ एक सप्ताह के लिए घूमने चला गया। वहां से वापस आकर देखा तो दंग रह गया। मिथिलेश बाबू पलंग पर पसरे हुए थे, शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा न था और एक महिला उनके पैरों की मालिश करते हुए हाँ हाँ करके हंस रही थी। आंसू आप से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया। उसने महिला को जाने के लिए कहा और उनसे बोला, इस उम्र में आपको गुलशररे उड़ाते शर्म नहीं आती? मिथिलेश बाबू बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है बेटा। मुझे गलत फहमी हुई और आपको क्या हो गया था जो मेरी माँ को घर से निकाल दिया था? आशुतोष फट पड़ा तो वह तिल मिलाकर रह गई। बस उसी समय आंसू बोला, आपको यही साल सलन रहा तो मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। अच्छा होगा कि आप यहाँ रहिए और हम दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। मिथिलेश बाबू आंसू को रोकते रह गए। अपनी उम्र का भी वास्ता दिया, लेकिन वह नहीं रुका। अपनी माँ के दूध का कर्ज तो उसे चुकाना ही था। सो बुढ़ापे में पिता को तना छोड़कर चुका दिया। एक शाम वे गुमसुम से सड़क पर टहल रहे थे कि तभी माणिक बाबू की नजर उन पर पड़ी। वे कुछ दिनों के अपने बेटे बहू के पास रहने आए थे। एक ढाबे में बैठकर मिथिलेश बाबू मित्र को अपनी व्यथा बताते हुए बोले, मेरे शक का परिणाम इतना बुरा होगा मैंने नहीं सोचा था। एक बेटा छोड़कर चला गया और दूसरे को बेटा कहकर पुकार नहीं सकता। कहते हुए वह रो पड़े थे। अचानक दिया बुझने लगा तो उनकी तंद्रा टूटी। दिए में घी डाला और बत्ती को सीधा कर दिया। पत्नी की तस्वीर को निहारते हुए बोले, जानकी, तुम पर शक करने की सजा तो मुझे मिल गई है, अब तो मुझे माफ कर दो। और वे सिसकने लगे, परंतु उस एकांत कोठी में उनकी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था।